मित्रों नमस्कार। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है और आज जो हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं इसमें कुछ अजीब ही बात है। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत पर पश्चिम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो इंडियन यूथ है, भारतीय युवा है, वो पश्चिम से बहुत प्रभावित है। हमारी कंट्री में वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है, पश्चिमीकरण चल रहा है। पश्चिम का खान पान, पश्चिम का पहनावा, पश्चिम की भाषा, पश्चिम के रीति रिवाज हमारे यहाँ पॉपुलर हो रहे हैं। ओके, लाइक रीति रिवाज का मतलब हम वैलेंटाइन डे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज में फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप डे ये सब चीज़ें चल रही हैं। हम हिंदी छोड़ इंग्लिश बोल रहे हैं। ओके, हमारा जो पहनावा है ऊपर से नीचे तक, तो ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का, है ना। तो दिस इज वेस्टर्नाइजेशन, ये वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है। लेकिन ये जो सेशन है, इस सेशन में हम वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं करने वाले हैं। इस सेशन में हम इसका कुछ अपोजिट एक स्ट्रीम है, हम उसकी बात करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। अब ये ओरिएंटलिज्म क्या होता है या प्राच्यवाद क्या होता है और कौन होते हैं ओरिएंटलिस्ट, तो बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे जब मैंने कहा कि इसके अपोजिट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पश्चिम ने हमें प्रभावित किया है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारी जो महान परंपरा रही है, हमारी जो विरासत रही है, उसका पश्चिम जगत के विद्वानों पर भी, पश्चिम जगत से आए हुए युवाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। और ऐसे लोगों ने भारतीय कला संस्कृति को पश्चिम के जगत में पॉपुलर बनाने में, उसे प्रसिद्ध बनाने में, भारतीयों के अंदर, इंडियंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने में कि ऐसा नहीं है कि भारत के लोग सिर्फ मदारी, जुआरी और सपेरे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हम दीनहीन लोग हैं। पश्चिम के जगत में भी हमारी तारीफ हो रही है, हमारी कला की तारीफ हो रही है, हमारी संस्कृति की तारीफ हो रही है, हमारी तहजीब की तारीफ हो रही है। ये सब करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इनके ही प्रयास से, ओरिएंटलिस्ट के प्रयास से, आज यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको आप ब्रिटेन कहते हो, ओके, लंदन कहते हो, लंदन का जो नेशनल फूड है वो है चिकन टिक्का मसाला। दिस इज इंडियन रेसिपी, चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला इज द नेशनल फूड ऑफ ब्रिटेन, नेशनल फूड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये ओरिएंटलिज्म क्या है, प्राच्यवाद क्या है। देखिए, प्राच्यवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस शब्द के जो रचनाकार हैं, इस शब्द को गढ़ने वाले वास्तुकार हैं, द टर्म ओरिएंटलिज्म वाज coined by, it is created by Edward Said, who created this term in 1978, 1978 में उन्होंने ये शब्द को पैदा किया। ये जो प्राच्यवाद शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्राच्य, प्राच्य का मतलब होता है पूरब, और दूसरा शब्द है वाद। अब ये वाद शब्द क्या है भाई मेरे, ये वाद शब्द क्या है, ये बड़ा विचित्र शब्द है वाद। ये वाद को आप सब्जियों में आलू और पेय पदार्थों में पानी कह सकते हो। जैसे पानी होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। चलिए अच्छे से गा देता हूँ, भगवान ने थोड़ा बहुत तो टैलेंट दिया ही है ना। बहुत अच्छी, फिर भी थोड़ा बहुत तो गा ही लेता हूँ। बट यही है कि हंसना मत भाई, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। ठीक, बस शौक रहता है कभी कभी, जिसको कहते हैं ना अंदर सीने में भड़ास रहती है, वो कभी कभी निकाल लेता हूँ। कभी सुरक्षा बन जाता है, कभी हंसी का पात्र बन जाता हूँ, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता है। मुझे जब मेरी बेवकूफ़ियों पर कोई हंसता है ना, जब मेरी बेवकूफ़ियों पर कोई हंसता है
मुझे तब भी मज़ा आता है कि चलो कम से कम इस गम से भरी दुनिया में लोगों के चेहरे पर हंसी बिखेरने का मैं साधन तो बन गया, है ना। तो महान हूँ मैं। चलिए गाना सुनाता हूँ आपको। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाऊं उसके जैसा। पानी रे पानी, यानी पानी का कोई कलर नहीं होता है, जिसमें मिला दो उसके जैसा हो जाता है। वेरी सिमिलर टू दैट देयर इज अ वेजिटेबल कॉल्ड पोटैटो। इसी तरह से एक सब्जी है जिसका नाम है आलू। आलू को अगर ये गाना दिया जाए तो आलू की कम्युनिटी के लोग उससे पूछेंगे, आलू रे आलू तेरा रंग कैसा। तो आलू क्या बोलोगे? आलू क्या बोलेगा? आलू बोलेगा, जिसमें मिला दो हो जाऊं उसके जैसा, है ना। तो भैया तेरा रंग नहीं, तेरा स्वाद कैसा होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ जो चर्चा चल रही है हमारी, ये वाद शब्द पर चल रही है। ये वाद भी ऐसा ही आलू और पानी जैसा है। किसी भी शब्द के साथ इसे जोड़ दो, ओके। जिस शब्द के साथ जोड़ दोगे उस शब्द को एक बहुत बेहतरीन अर्थ दे देगा। ये कुछ शब्द ऐसे आप ट्राई कीजिए कि जिसके लास्ट में वाद जुड़ा हो, फिर मैं बताता हूँ, ओके। दिमाग पर जोर डालिए 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 डालिए। चलिए बस बहुत हो गया। अब मैं बता देता हूँ कुछ शब्द हैं, जैसे समाजवाद। यहाँ लिखता जाता हूँ मैं, समाजवाद, ओके। पूंजीवाद, पूंजीवाद हो गया। इसके अलावा साम्यवाद, ओके। इसके अलावा भौतिकवाद, इसके अलावा आध्यात्मवाद, इसके अलावा एकात्मवाद, एक्सेट्रा। बहुत लंबी लिस्ट है ये, मतलब आई कैन राइट मोर देन 2000 वर्ड्स। 200 से अधिक शब्द, 2000 से अधिक शब्द मैं लिख सकता हूँ वाद पर। अब जब सब में वाद जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत नेचुरली आपके दिमाग में, जहन में कई बार ये प्रश्न आता हो कि वाद का आखिर मतलब क्या होता है। अब कोई आपको जो चाहे वो अर्थ बताए, जो अर्थ मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ लेना। वाद का मतलब होता है झुकाव, ओके। अब इस शब्द को जोड़ के देख लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका झुकाव समाज की तरफ हो, जो ये कहता हो कि समाज ही सबसे ऊपर है। एक हेल्दी, एक स्वस्थ समाज में ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास की कल्पना की जा सकती है। अगर हमारा समाज ही बीमार है, हमारा सोसाइटी ही रुग्ण है, कैसे रुग्ण हो जाती है? एक लोगों की एक अप्रोच होती है, लोगों का एक एटीट्यूड होता है जिसमें वो कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दिस इज सेल्फिशनेस। ये जो स्वार्थपना है, लोग अक्सर, मैंने सुना है लोग कहते हैं भाड़ में जाए समाज, समाज ने हमें क्या दिया है। मेरा ऐसा कहना है कि आपको आज तक जो कुछ भी मिला है है माँ बाप के जो कंट्रीब्यूशन वो तो बहुत बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़े हैं, बट आप गौर नहीं करते हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ओके। और यूट्यूब वाला कोई है, यूट्यूब वाला कोई है बंदा जिसने ये मीडियम डेवलप किया है, वो आपको फ्री में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो हम सब कौन हैं? हम सब समाज के हिस्सा हैं, ठीक। तो समाज अगर स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। जो ऐसा मानता है ही सोशलिस्ट, वह समाजवादी है, ओके। जो ये मानता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ओके, जी जाऊंगा या मर जाऊंगा,
वो पूंजीवादी है जो ये कहता है कि समाज में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए। ओके, देयर शुड बी नो इक्वालिटी इन एनी फॉर्म, नो इनइक्वालिटी इन एनी फॉर्म, मतलब किसी भी तरह से समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। दैट इज साम्यवाद और दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म। उसे हम साम्यवाद कहते हैं। भौतिकवाद होता है जो सुख सुविधाओं, भौतिकता पर बहुत अधिक चिपका हुआ है, यानी जिसका झुकाव इन सब चीज़ों की ओर होता है। अच्छी खूबसूरत गाड़ी देख के वाओ सो कूल सो क्रेजी, अच्छा बंगला देख के उसके वाओ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से नहीं निकलता है वाओ वाओ, देखते ही नहीं। हमारे जैसे लोग हैं उन्हें बहुत बंगला वंगला अच्छा नहीं लगा। हाँ, कार के प्रति थोड़ा सा मोह है, गाड़ी के प्रति थोड़ा सा मोह है, लेकिन बंगला वंगला मुझे इतना नहीं भाता है भाई। ओके, आध्यात्मवाद है जिनका झुकाव आध्यात्म की तरफ होता है। ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस पर अगर आप कहेंगे तो किसी दिन अच्छी चर्चा मैं करूँगा, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बट बहुत लॉजिकल चर्चा मैं चाहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब, जैसे लोग कहते हैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मतलब अरे पूजा पाठ बहुत करता हूँ, दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है थियोसॉफी, अब आत्मज्ञान, सब बहुत लंबी विषय हो जाएगा, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। उसके लिए महात्मा बुद्ध को जानना पड़ेगा, उसके लिए शंकराचार्य को जानना पड़ेगा, उसमें संत कबीर दास जी आएंगे, उसमें गुरु नानक महाराज आएंगे, जो यूनिटी एकात्मता की बात करता हो। सोसाइटी में जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट, जो स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल को ख़त्म करके जो यूनिटी की बात करता हो वो एकात्मवादी होता है। यहाँ पर प्राच्य, जिसका झुकाव पूरब की तरफ हो, वो प्राच्यवादी होता है। जिस व्यक्ति का झुकाव पूरब की तरफ हो तो इसका मतलब बहुत ऑब्वियसली ना, नेचुरली वी कैन से कि वो व्यक्ति पूरब का तो नहीं हो सकता है। पूरब की तरफ झुकाव जिसका होगा वो पूरब का कैसे होगा, वो पश्चिम का व्यक्ति होगा। तो यहीं से हम डिफाइन कर लेते हैं क्या, कि पश्चिम का वह व्यक्ति, यूरोप का वह व्यक्ति, ब्रिटेन का वह व्यक्ति, जर्मनी का वह व्यक्ति, फ्रांस का वह व्यक्ति, इटली का वह व्यक्ति या अमेरिका का वह व्यक्ति जो पूरब मतलब हो गया चीन, पूरब मतलब हो गया भारत, पूरब मतलब हो गया जापान की संस्कृतियों से प्रभावित हो। ओके, खासकर एशिया की संस्कृतियों से प्रभावित हो, वो प्राच्यवादी कहलाता है। हमारे भारत में ऐसा पहला नाम आता है सर विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स जो थे वो फोर्ट विलियम कोड, जो कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाई गई थी, उस फोर्ट विलियम कोड में ये पसीन जज थे, यानी डिप्टी जज थे। ओके, सर एलिजा इम्फे ये चीफ जस्टिस है, उनके अधीन ये फोर्ट विलियम में काम करने वाले जज थे। ओके, 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यूरोपीय एंड इंडो आर्यन, भारूपीय भाषा होती है, इंडो आर्यन भाषाओं के बीच इन्होंने संबंध स्थापित किया। यूरोपीय, भारूपीय मतलब भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित करने। ये मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये ब्रिटिश सेना में पहले इंजीनियर के तौर पर भारत आए थे, लेकिन भारत में जब इन्होंने इधर उधर, भाई देखिए सेना में जॉब करते थे तो इनकी, और भी इंजीनियरिंग की जॉब करते थे, तो इनकी ड्यूटी कहाँ, इनकी ड्यूटी बुंदेलखंड में लगती थी कि बेतवा नदी को पर पुल बनाया जाए। तो ये इस तरह से इनका काम वैसे ही होता था, जो साइट विजिट का काम होता था। तो उस समय जब ये भारत को घूमा करते थे तो बहुत पैनी निगाह से ये भारत के जो खंडहर हो चुके मंदिर हैं या भारत के खंडहर हो चुके स्तूप हैं, ये उनको देखा करते थे। और इनका इतना इंटरेस्ट बढ़ गया इन सब चीज़ों में कि भाई साहब ने जो है वो
मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और भारत सरकार के साथ मिलकर के इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ASI की 1862 में स्थापना की और इन्हें उस डिपार्टमेंट का ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्होंने कलकत्ता में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया, यानी आर्कियोलॉजी का भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इन्होंने कलकत्ता में बनाया और पूरे जीवन काल में उन्होंने भारत में 725 से अधिक पुरातात्विक महत्व के स्थलों का विजिट किया, दौरा किया। उन्हें भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है सर चार्ल्स विल्किंसन। सर चार्ल्स विल्किंसन जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद हैं सर जेम्स मिल्स, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसा अभी कल MPPSC में आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो MPPSC की ट्रेंड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा, हु इज़ द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया का इतिहास इन्होंने लिखा। तो भाई नाम याद रखना इनका बनता है सर जेम्स मिल्स। इन्होंने भारतीय समाज की एक बहुत ही इंटेंसिव, बहुत ही क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन, विवेचना प्रस्तुत की। H विल्सन यानी हॉरेस हेमैन विल्सन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया और आप समझ सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत पढ़ाने का काम कर रहा है, फिर उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना अधिक इंटरेस्ट लेंगे। यानी ऐसा कह सकते हो कि भारत के प्रति एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर यूरोपियंस के मन में, एक इज्जत का भाव यूरोपियंस के अंदर पैदा करने में H विल्सन का इम्पॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि ये संस्कृत के पहले प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जेम्स प्रिंसेप का नाम आपने सुना होगा। जेम्स प्रिंसेप जो थे जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे और खरोष्टी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट को इन्होंने डेसिफर किया, यानी उसको डिकोड किया, यानी उसको पढ़ने और समझने में सफलता पाई। और तभी हम ये समझ पाए कि सम्राट अशोक ने अपने विभिन्न शिलालेखों में, जो 35 से अधिक छोटे और बड़े शिलालेख उनके पूरे भारत में फैले हुए हैं, उन शिलालेखों में क्या मैसेज लिखा है। और तब हम समझ पाए कि सम्राट अशोक केवल चंड अशोक नहीं थे, सम्राट अशोक धम्म अशोक भी थे। मतलब सम्राट अशोक ने बहुत महान कार्य किया है। ये हमें आखिर कैसे पता चलेगा भाई? ये हमें उन्हीं शिलालेखों से पता चलता है। ओके, कि सम्राट अशोक कब गए। तो भाई साहब, सम्राट अशोक को हमारे सामने लाने में इस वाले व्यक्ति का, जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड किया। इसके बाद मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर ने जर्मनी के रहने वाले हैं। मैक्स वैक्स अक्सर ही जर्मनी के होते हैं, चाहे मैक्स मूलर हो चाहे मैक्स वेबर हो। तो इन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और इंडोलॉजी अनुशासन की स्थापना में अपना योगदान किया। जोनाथन डंकन, ये भाई साहब तो इन्होंने तो गजब ही कर दिया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। आज जो है ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बन चुका है। यानी आज इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत, डॉक्टर संपूर्णानंद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे बनारस से, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। तो 1791 में ये बनारस में संस्कृत की कॉलेज खोल रहे हैं। वो भी खोलने वाले जोनाथन डंकन हैं और छोटे मोटे आदमी ने इसके बाद ये काम किया बनारस में। तो भगवान शिव ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जा बेटा सुखी रहे। तो बाद में बम्बई के गवर्नर बने। ओके,
तो बाद में बम्बई गवर्नर बने। तो ये ऐसे हैं हमारे, बाकी ये वाली स्लाइड में कुछ नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि क्या इम्पोर्टेंस रहा है ओरिएंटलिस्ट का। तो आई थिंक अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे, ओके, और कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट ओरिएंटलिस्ट हैं, उनका क्या ना काम है। अभी मैंने बहुत बाकी भी रह गए हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं। अब ये काम आपका है कि आप उनको खोजो कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के साहित्य से प्रभावित बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो खोजना आपका काम है। मेरा काम सिर्फ दिशा दिखाना है, तो मैंने दिशा दिखा दी। हाँ, ये ज़रूर बताऊंगा, ये टॉपिक जो है वो चाहे MPPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, सबके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।